स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार को इतिहास को किस तरह से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतिहास जो है सब अगर सब्जेक्ट में अगर देखें तो इतिहास सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो इतिहास को अगर हम पढ़ें तो सारे सब्जेक्ट में से इतिहास जो है एक बहुत बड़ा है और हमें पढ़ने में बोरिंग सा भी महसूस होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास को हम बहुत ही आसानी से किस तरह पढ़ सकते हो और मैं आपको जो बताऊंगा उसके बाद में आप इतिहास में आपको मज़ा आने लगा और बहुत ही छोटा लगेगा आपको इतिहास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास को सबसे पहले हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है प्राचीन भारत, फिर आता है मध्यकालीन भारत और फिर आता है आधुनिक भारत। ये दोस्तों प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, जो आधुनिक भारत है, ये समय काल है दोस्तों। ये समय काल डिसाइड नहीं किए गए हैं, ये मान लिया गया है कि यहाँ से ये काल होगा और यहाँ से ये काल होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर देखें तो जहाँ से हमारे समाज में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जो बदलाव आता है, रहन सहन में जो बदलाव आता है, तो वहाँ से मान लिया गया है जैसे कि पहले भारतीय राजा थे, वो अपने हिसाब से राज चलाते थे, उस तरह से प्रजा होती थी, तो वो प्राचीन भारत था। फिर जब से मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, उसके बाद में फिर मोहम्मद गोरी आए, मोहम्मद गजनवी आए, तो फिर इस्लाम धर्म का यहाँ से आगाज़ हुआ। तो यहाँ से फिर इस्लाम धर्म देश में उस तरह से रहने लगे। तो क्या हुआ कि फिर रहन सहन में फिर बदलाव आया, यहाँ पर मध्यकालीन भारत। और फिर जब आते हैं आधुनिक भारत में, तो यहाँ पर देखते हैं तो अंग्रेज आते हैं और अपने तरीके से यहाँ पर देश को चलाते, शासन की व्यवस्था को चलाते, तो यहाँ भी रहन सहन में बदलाव आता है। तो ये तीनों काल है दोस्तों, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आइए दोस्तों, कुछ चैप्टर है इसमें जो खास टॉपिक वहीं से हर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर प्राचीन भारत में देखें तो आता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है, इसका समय जो माना गया वो माना गया 10 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 6000 ईस्वी पूर्व तक। ये दोस्तों पूरा परफेक्ट नहीं है, बस सा मान लिया गया है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल जो है दोस्तों वो इसके स्रोत जो है वो मिले नहीं है, बस ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम आते हैं तो आर्य ऐतिहासिक काल। आर्य ऐतिहासिक काल, आर्य ऐतिहासिक काल ये दोस्तों माना गया 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक। इसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता होती है। इसमें भी दोस्तों जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो मिले तो है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, हमारा बुद्धिजीवी समझ नहीं पाए, तो इसका भी आधा तो मिला है लेकिन आधा अनुमान लगाया गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें पाषाणकालीन लोग रहेंगे दोस्तों, जो पहले रहते थे आदि मानव की तरह, फिर धीरे धीरे उनका विकास हुआ सभ्यता की तरफ, जैसे नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल तो थे वही। उसके बाद में इसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर थोड़ा और उनमें रहन सहन में उनमें चेतना बढ़ी और वह झुंड बनाकर परिवार की तरह रहने लगे। उसके बाद में ऐतिहासिक काल आता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल को हम देखते हैं। ऐतिहासिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से माना गया है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों एक पुस्तक है ऋग्वेद, जहाँ से हम अपनी प्राचीन भाषा संस्कृत में लिखा गया है, तो हमने अपनी प्राचीन भाषा वो मानी है और वहीं से जो कि है हमको पूरी जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद दोस्तों 2 पार्ट में, एक तो ऋग्वेद है, वेद जो है 2 पार्ट में है, एक तो ऋग्वेद है और एक उत्तरवेद है। उत्तरवेदिक काल जो देखें, ऋग्वेद 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। उसके बाद में उत्तरवेद देखें तो वो उत्तरवेदिक काल 3 वेद है, जैसे कि यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ और अथर्ववेद हुआ। तो 600 ईस्वी पूर्व तक दोनों वेद है ना। उसके बाद में महाजनपद काल आ जाता है। महाजनपद काल में दोस्तों एक ग्रंथ है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में उसका जिक्र किया गया कि उसके बाद में भारत में
16 महाजनपद बन गए थे। जैसे कि आज हम 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश देखते, उस समय महाजनपद हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में दोस्तों आपको चैप्टर बता रहा हूँ कि ये चैप्टर इतिहास में पढ़े जाते हैं और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। उसके बाद में देखें महाजनपद काल के बाद में फिर कुछ वंश आते हैं, जैसे कि हुआ हर्यक वंश हुआ, उसके बाद में शिशुनाग वंश हुआ, महाजनपद काल और शिशुनाग वंश हुआ। फिर इसके बाद में देखें नंद वंश हुआ, फिर मौर्य वंश हुआ। मौर्य वंश में हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुए, अशोक हुए। ठीक है, उसके बाद में फिर अगर देखो तो शुंग वंश हुआ, कर्ण वंश हुआ, आंध्रा सातवाहन वंश हुआ, है ना। फिर अगर उत्तर के क्षेत्र में अगर देखें, उत्तर में अगर दोस्तों इतिहास को पढ़ना है तो जियोग्राफी भी हमको पता होनी चाहिए कि इतिहास की कौन सी घटना कहाँ हुई है। और अगर जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हमको पता रहना चाहिए कि यहाँ क्या इतिहास था। तो अगर दोस्तों अगर हम भारत को देखें, ये दोस्तों भारत को मान लेते हैं तो यहाँ पर बिहार है, यहाँ मगध था, मगध महाजनपद थी, वो सबसे प्राचीन महाजनपद थी और सबसे इतिहास में सबसे जो फोकस रहता है वो मगध महाजनपद पर ही होता है। और उत्तर भारत में यहाँ पर अगर देखें दोस्तों पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक राजवंश का उदय हुआ था जिसका नाम था वर्धन वंश, जिसमें सबसे प्रतापी शासक तो जो थे वो हर्षवर्धन। तो उत्तर में यहाँ पर वर्धन वंश का उदय होता है। ठीक है, उसके बाद में महाजनपद के बाद में दोस्तों कुछ हिंदू धर्म के बाद में यहाँ पर 2 धर्मों का उदय होता है, जिसका नाम एक तो है जैन धर्म, एक का नाम है बौद्ध धर्म। ठीक है, ये दोनों धर्मों का उदय होता है। फिर इसके बाद में अगर देखें दोस्तों तो दक्षिण में, ये तो यहाँ पर चल रहा था, इसके बाद में यहाँ पर जो उत्तर है, पूर्व है और थोड़ा पश्चिम है। दक्षिण में अगर देखें तो 100 से 300 के बीच एक काल आता है जिसका नाम था संगम वंश। ठीक है, संगम वंश था। संगम वंश कहाँ था, जैसे कि अगर अपन देखते हैं यहाँ पर साउथ में जो केरला का क्षेत्र है वहाँ पर चेर राजवंश रहा करता था। जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वहाँ पांड्य था और जो आंध्रा का क्षेत्र है वहाँ पर चोल था। तो इन तीनों जो राजवंश थे ये तीनों ही मिलकर एक संगम वंश करते थे, क्योंकि जब मिलते थे तो एक कवि सम्मेलन होता था। उस कवि सम्मेलन में ये क्या करते थे कि वहाँ सम्मेलन होता था, तो जो मिलते थे संगम होता था, उसी को कहा जाता है संगम वंश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर उत्तर के क्षेत्र में अगर देखें, अगर राजस्थान का जो क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र और थोड़ा अगर एमपी का क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्र को मिलाया जाए तो यहाँ कुछ और राजवंश रहा करते थे। जैसे अगर चित्तौड़ के क्षेत्र में देखें तो यहाँ सिसोदिया वंश रहा करता था। सिसोदिया वंश में अगर देखें तो यहाँ पर महाराणा प्रताप हुए, है ना। उसके बाद में राजा रतन सिंह और राजा रतन ये हुए। फिर उसके बाद में दिल्ली अजमेर के क्षेत्र में गहदवाल वंश रहा करता था। मालवा के क्षेत्र में परमार वंश रहा करता था और गुजरात के क्षेत्र में सोलंकी वंश रहा करता था। ठीक है, और कलचुरी वंश, गुर्जर प्रतिहार। तो दोस्तों क्या होता है कि जो गुर्जर प्रतिहार है और पूर्व में एक वंश था जिसका नाम था पाल वंश और उत्तर में एक था जिसका नाम था जिस वंश का नाम था राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, ये तीनों वंश किसी एक क्षेत्र, यहाँ पर उत्तर में एक क्षेत्र था उसको लेकर लड़ रहे थे। ठीक है, तो जब अंदर ही अंदर लड़ रहे थे दोस्तों तो बाहरी शक्ति तो आएगी, तो जब अंदर लड़ रहे थे ये तो फिर आगमन होता है मोहम्मद बिन कासिम का, जो बाहर से आते हैं और फिर यहाँ पर आक्रमण करते हैं 712 में। फिर उसके बाद में मोहम्मद गजनवी आते हैं, वो काफ़ी बार लूटते हैं। देखा होगा बहुत फेमस है जो कि 1125 में गुजरात का जो यहाँ पर गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उसको लूटा था। 16वें आक्रमण में 17 बार आक्रमण किए थे, काफ़ी उसके बाद में नरसंहार किया था। उसके बाद में फिर मोहम्मद गोरी आता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी आता है और मोहम्मद गोरी के बाद में फिर वो उसका जो गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि वो उसका गुलाम था तो उसका गुलाम था तो उसने गुलाम वंश की नींव डाली मोहम्मद गोरी के मरने के बाद। तो देखिए दोस्तों मध्यकालीन भारत में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे कि ये तो संगम वंश हुआ साउथ में। उसके बाद में जो 8 राजवंश थे, 8 राजवंश कौन कौन से दोस्तों ये देख लेते हैं। जैसे कि एक तो था हर्यक वंश,
ठीक है। फिर उसके बाद में नागवंश, फिर उसके बाद में देखें तो नंदवंश, ठीक है। और नंदवंश के बाद में फिर मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद में फिर कर्णवंश, कर्णवंश हुआ। कर्णवंश के बाद में फिर शुंग वंश हुआ, कर्णवंश हुआ, सातवाहन। और फिर उत्तर में देखें तो फिर गुप्त वंश। और फिर उसके बाद में देखें तो वो आता है उत्तर में शिशुना, उत्तर में भी वो वर्धन वंश आता है। तो ये दोस्तों अपन हम देखते हैं प्राचीन भारत में। और मध्यकालीन भारत में देखें तो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दोस्तों हमको 5 राजवंश पढ़ने होते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश पढ़ने होते हैं, जैसे कि गुलाम वंश है ना, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है दोस्तों। अगर गुलाम वंश को देखें तो 1206 से, अगर गुलाम वंश को देखा जाए, गुलाम वंश को, तो 1206 से 1290 तक माना जाता है। फिर उसके बाद में आता है खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश को दोस्तों 1290 से 1320 तक माना जाता है, ठीक। फिर उसके बाद में तुगलक वंश, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक माना जाता है। फिर सैयद वंश, सैयद वंश जो है दोस्तों ये माना जाता है 1414 से 1451 तक। और फिर इसके बाद में आता है लोधी वंश, लोधी वंश 1451 से 1526 तक। और 1526 के बाद में फिर लोधी वंश का आखिरी शासक रहता है दोस्तों इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का युद्ध होता है 1526 में। जो अपन देखते हैं तो हरियाणा के क्षेत्र में एक जिला है पानीपत, पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर हरा देता है और यहाँ से मुग़ल वंश की नींव पड़ती है। ठीक है दोस्तों। तो मुग़ल वंश देखेंगे। फिर इसके बाद मुग़ल वंश में हम देखते हैं तो 6 राजा जिन्होंने काफ़ी मुग़ल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। जैसे बाबर हुआ, बाबर के बाद में फिर उसका पुत्र आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद में फिर उसका पुत्र आता है अकबर, अकबर के बाद में फिर उसका पुत्र आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद में फिर शाहजहाँ आता है, खुर्रम, शाहजहाँ, और फिर औरंगजेब आता है। फिर यहाँ से मौर्योत्तर काल शुरू होता है। उत्तर मुग़ल काल, सॉरी दोस्तों, उत्तर मुग़ल काल, उत्तर मुग़ल काल शुरू होता है। और फिर इसके बाद में अंग्रेज़ों का वर्चस्व भारत में बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखें तो ये तो यहाँ पर काल शुरू हुआ। और फिर इसके बाद उत्तर मुग़ल काल के बाद में जो साउथ में एक राजवंश और चल रहा था उसका नाम था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य था। ठीक है। और यहाँ पर अगर उत्तर के क्षेत्र में, जो पंजाब के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर सिख साम्राज्य का उदय होता है। फिर इसके बाद में जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, पुणे का जो क्षेत्र, पुणे में वहाँ पर मराठा साम्राज्य का उदय होता है जो शिवाजी करते हैं। उसके बाद में नीचे कर्नाटक का क्षेत्र में मैसूर, वहाँ पर मैसूर साम्राज्य का उदय होता है जिसमें हैदर अली और फतेह अली उसका साम्राज्य का विस्तार करते हैं और फिर ब्रिटिश उन्हें दबा देते हैं। तो ये मध्यकालीन भारत हुआ दोस्तों। उसके बाद में जब आधुनिक भारत में आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है। यूरोपीय कंपनी का आगमन देखने के बाद फिर जो पुर्तगाली कंपनी है, जो डच कंपनी है, उसके बाद में जो अंग्रेज़ों की कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी, ये आपस में लड़ते हैं कि कौन कौन कहाँ व्यापार करेगा और किसका राज रहेगा। ये आपस में भारतीय राज्यों को भी लड़वाते हैं और ये भी लड़ते हैं। तो उसके बाद में फिर सब तो चले जाते हैं और फिर अंग्रेज़ों का राज यहाँ पर रह जाता है। तो फिर अंग्रेज़ किस प्रकार से शासन की व्यवस्था करते हैं और फिर किस प्रकार से चलाते हैं। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना देखेंगे हम। ठीक है। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना देखने के बाद
फिर देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय लोगों में चेतना आती है, और जो अंग्रेज़ थे वो भारतीय जो परंपराएं थी और जो भारतीय राजा थे उनमें जब हस्तक्षेप करने लगे और जब भारतीय लोगों में विद्रोह की भावना पैदा होने लगी, और तब उन्होंने क्या किया कि फिर विद्रोह किया और 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में फिर जब 1857 की क्रांति के बाद में भारतीय लोगों में और राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और फिर कांग्रेस की स्थापना हुई 1885, 28 दिसंबर 1885 की स्थापना हुई बम्बई की गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद में फिर गरम दल और नरम दल दो भाग तक चला, जैसे 1885 से 1905 तक नरम दल रहा और नरम दल उदारवादी चरण रहा, और फिर उसके बाद में 1905 से 1917 से उग्रवादी चरण रहा, और फिर उसके बाद में 1917 से 1947 तक गांधी युग रहा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम देखें तो कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखें, क्योंकि कुछ ऐसे ही व्यक्ति थे जो समाज में कुछ कुरीतियाँ थी उसको दूर करने में अपना कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें देखते हैं जैसे कि राजा राम मोहन राय हुए, उसको देखते हैं दोस्तों, एक राजा राम मोहन राय हुए। ठीक है, फिर ईश्वरचंद विद्यासागर हुए, दयानंद सरस्वती हुए, है ना, स्वामी विवेकानंद हुए, डॉक्टर BR अम्बेडकर हुए। तो इसको हम देखेंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों बचता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही थी जो बिल्कुल गुप्त थी, जिसको किसी की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ, जिसमें चंद्रशेखर, भगत सिंह ये थे। उसके बाद में देखें तो एक आज़ाद हिंद फौज, जिसकी गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और उसने फिर देश के बाहर जापान में गठित होकर फिर भारत के लिए काम किया था, लेकिन फिर बाद में वो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद वो संस्था भी बंद हो गई थी। तो इसको देखेंगे। फिर आज़ादी के बाद में दोस्तों, आज़ादी के बाद में किस प्रकार से जब भारत आज़ाद हो गया और किस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार चलने लगी, और तो उसके बाद में थोड़ी बहुत जानकारी रहनी चाहिए कि देश में क्या क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि देश आज़ादी के बाद इसको एक और चैप्टर इसको बनाया गया है, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत तो है। उसके बाद में बनाया गया आज़ादी के बाद का भारत कैसा था। तो आज़ादी के बाद का भारत भी हमको देखना है, जैसे कि जम्मू कश्मीर को किस प्रकार मिलाया गया, हैदराबाद को किस प्रकार मिलाया गया, ठीक है, जूनागढ़ को किस प्रकार मिलाया गया। फिर उसके बाद में 1960 में जो सिंधु नदी है दोस्तों, ये सिंधु नदी यहाँ से मानसरोवर झील से जाती है पाकिस्तान में, तो और 5 नदियाँ और है, तो उसका कितना % पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, कितना भारत यूज़ करेगा। वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में जो संधि हुई थी वो क्या संधि थी उसको देखेंगे। फिर 1962 में जो युद्ध हुआ भारत चीन का, जो क्यों हुआ, क्या कारण था। 65 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ। ठीक है, 67 में फिर अकाल की स्थिति आ गई थी, और हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा दिया था कि हमें 1 हफ्ते में एक बार उपवास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अनाज की ऐसी अकाल पड़ गया था। ठीक है, उसके बाद में फिर 71 में भारत का फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो क्यों हुआ, क्या कारण थे, और बांग्लादेश हमारी वजह से जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर 1975 में इमरजेंसी लगाई गई इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकालीन के समय। तो क्यों लगाई गई दोस्तों, और दोस्तों जो क्या स्थिति थी, उसके बाद में कब तक लगी वो, और आपातकाल लगाना कितना सही होता है, कितना गलत है, कैसे लगाया जाता है, ये सब दोस्तों मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद में जब सत्ता परिवर्तन हुआ 1977 में चुनाव हुए और कांग्रेस नहीं आई, दूसरी एक पार्टी आई थी मोरारजी देसाई, जिसके प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद में 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। क्यों हो गई, क्या कारण थे, किसने की, ये देखेंगे। फिर उसके बाद में 1990 में देखें तो मंडल कमीशन लागू हुआ था, जो OBC है उनको भी रिजर्वेशन दिया गया था। फिर 1993 में पंचायती राज आया। तो ये 1998 में अगर देखें तो हमने राजस्थान के पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, परमाणु टेस्ट किया, और उसके बाद में हमने भी हमारी शक्ति बताई दुनिया के सामने।
तो ये दोस्तों, और 2002 में गुजरात दंगा हुआ, क्या कारण था क्या नहीं, इन सबको दोस्तों प्रधानमंत्री सीरीज में हम देखने वाले। 1947 से बाद आज तक की जो स्थिति है दोस्तों, उसको कौन सा प्रधानमंत्री किस टाइम पीरियड में था और उसके समय क्या क्या घटना हुई, वो सारा हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो एक चैप्टर रहेगा, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत तो रहेगा। उसके बाद में वो रहेगा आज़ादी के बाद का भारत। ठीक है, तो जो 1947 से हम वर्तमान तक की स्थिति को देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रपति था और कौन सी पार्टी थी और कौन सा प्रधानमंत्री था, उसका टाइम पीरियड क्या था और उसके समय क्या क्या एक्टिविटी हुई थी। ठीक है दोस्तों, और कंप्लीट आपको जीएस का इतिहास में, कंप्लीट जीएस की स्टडी आपको इतिहास में मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने बताया आपको चैप्टर वाइज वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और बहुत ही आसानी से, जो ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट के ही वीडियो रहेंगे इसके अंदर, और आपको एक चैप्टर को बहुत ही आसानी से बताया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।